ऑर्डर रिएक्शंस। ओके, तो ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शंस क्या होती है? ऐसी रिएक्शन जिस पे रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड नहीं करती है। ठीक है, तो ऐसी रिएक्शन जो होती है वो ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन होती है। लेकिन अगर हमारे पास एक से ज़्यादा रिएक्टेंट है या एक रिएक्टेंट है, ठीक है, हम ना जब भी बात करते हैं तो सिर्फ ओवरऑल रिएक्शन की बात करते हैं। जब हम रेट पढ़ रहे हैं तो हम ओवरऑल रिएक्शंस की बात करते हैं। जैसे हमने एक रिएक्शन मान लिया A+B और प्रोडक्ट, ठीक है। अब इसका रेट लॉ एक्सप्रेशन क्या होगा? रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल्स टू K कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B। अगर ये हमारा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होगा तो इसका मतलब है कि हमारी रिएक्शन किसी एक के कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड कर रही है और दूसरे पर नहीं डिपेंड कर रही। तो किसी एक को 1 मान लो, दूसरे को 0, तो ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा? 1। ठीक है, अगर एक ही रिएक्टेंट है तो रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल्स टू K कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A। ठीक है, मतलब ऐसे सभी रिएक्शन जिसमें किसी एक रिएक्टेंट पर, अगर रिएक्टेंट एक ही है तब तो इजी हो गया कॉन्सेप्ट ही, लेकिन अगर एक से ज़्यादा रिएक्टेंट है तो भी ऐसा कोई भी रिएक्शन जिस पे रेट ऑफ रिएक्शन किसी एक रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड करती है उसको हम बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस। ठीक है, बात क्लियर? एक से ज़्यादा रिएक्टेंट है तो भी एक ही रिएक्टेंट पर डिपेंड करेगा और एक रिएक्टेंट है तो भी एक ही रिएक्टेंट पर डिपेंड करेगा। ज़्यादातर जो डिकम्पोजिशन रिएक्शंस होते हैं वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस होते हैं। तो ऐसी कोई भी रिएक्शन जिस पर रेट ऑफ रिएक्शन किस पे डिपेंड कर रहा है? इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वन रिएक्टेंट। ठीक है, ऐसी सभी रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। डेफिनेशन में कोई कंफ्यूजन? एक से ज़्यादा रिएक्टेंट होने दो, लेकिन डिपेंड किस पे करेगा? सिर्फ किसी एक रिएक्टेंट पर। ठीक है, तो डेफिनेशन लिखो। डेफिनेशन लिखो। The chemical reaction in which rate of reaction depends on concentration. Rate of reaction depends on initial concentration of one reactant. ठीक है, ऐसी सभी केमिकल रिएक्शन जहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन क्या डिपेंड कर रही हो? किसी भी एक रिएक्टेंट के इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड कर रही हो। ठीक है, ये हमने एक जनरल डेफिनेशन बोल दी। लेकिन अगर मैं इसकी पावर हाफ लिखूं और इसकी पावर हाफ लिखूं तो भी तो ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ही होगा ना। ठीक है, तो आप लोग समझ रहे हो, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन मतलब टोटल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1 आना चाहिए, चाहे वो किसी भी तरीके से आ सकता है। तो अगर हम इस डेफिनेशन को बोलेंगे तो थोड़ा सा कि हर एक पार्टिकुलर रिएक्शन पर ये डेफिनेशन नहीं चलेगी, तो एक दूसरी डेफिनेशन जो हर एक रिएक्शन पर चले, तो उसके लिए दूसरी डेफिनेशन क्या हो जाएगी कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, दूसरी डेफिनेशन लिख लो। रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन directly proportional to concentration of reactant. Directly proportional to concentration of reactant.
कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। बात क्लियर? दो डिफिनेशन हो गई। पहली डिफिनेशन क्या कहती है कि अगर हमारे एक से ज़्यादा रिएक्टेंट है तो भी हमारी अगर कोई रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो वो सिर्फ किसी एक रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड करेगी। और इसको हम डायरेक्टली क्या बोल सकते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। यहाँ तक बात क्लियर है? कुछ कंफ्यूजन? ठीक है, एग्जाम्पल लिखो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के। तो ज़्यादातर जो डिकम्पोजिशन रिएक्शंस होते हैं वही फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होते हैं। पहला एग्जाम्पल लिखो, N2O5, 2N2O5 डिकम्पोज होगा 4NO2 में प्लस O2। 2N2O5 डिकम्पोज होगा 4NO2 प्लस O2 में। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा? रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल्स टू K कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2O5 की पावर कितनी? 1, क्योंकि ये फर्स्ट ऑर्डर का एग्जाम्पल है। दूसरा रिएक्शन लिखो, NH2NO2, NH2NO2, ठीक है। अमोनियम नाइट्रेट, NH2NO2, अमोनियम नाइट्रेट, इसका डिकम्पोजिशन करवाएंगे तो बनेगा N2 और H2O। कितने H2O? 2H2O। तो ये भी कैसा डिकम्पोजिशन हो गया? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो रेट ऑफ रिएक्शन K NH4NO2 अमोनियम नाइट्रेट। ये भी एग्जाम्पल हो गया फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का। ठीक है, अगला एग्जाम्पल लिखेंगे। ओके, आप लोगों को मैंने एक हेडिंग बताई थी, क्या था? स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, याद है? उसमें रिएक्शन का जो ऑर्डर था क्या था? फर्स्ट था, और मॉलिक्युलरिटी जो थी एक से ज़्यादा थी। तो ऑर्डर वाले के एग्जाम्पल में हम वो रिएक्शन लिख सकते हैं ना, इन्वर्जन ऑफ केन शुगर और हाइड्रेशन ऑफ या हाइड्रोलिसिस ऑफ एथिल एसीटेट, वो दोनों भी फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन है। तो एग्जाम्पल लिख लो, इन्वर्जन ऑफ केन शुगर C12H22O11 प्लस H2O क्या बनाएगा? C6H12O6 प्लस C6H12O6। रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा? रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल्स टू K कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C12H22 एंड O11। ये भी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, साथ में और किसका रिएक्शन है? स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल कौन सा था? इन्वर्जन वाला, क्या था? एथिल एसीटेट CH3COOC2H5। इसका हम क्या करवाएंगे? हाइड्रोलिसिस H2O। ठीक है, कौन से मीडियम में? एसिडिक मीडियम में। अभी ना सेकेंड ऑर्डर में मैं ये रिएक्शन दोबारा लिखूंगी बेसिक मीडियम में, इसका ऑर्डर चेंज हो जाएगा, इसीलिए मीडियम याद रखना है। तो कैसे मीडियम में? एसिडिक मीडियम में, मतलब H प्लस के प्रेजेंट में। तो ये क्या क्या बनाएगा? एसिटिक एसिड बनाएगा और बनाएगा एल्कोहल, एथिल एल्कोहल। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो गया? फर्स्ट। तो रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल्स टू K कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CH3COOC2H5, CH3COOC2H5। और भी कुछ एग्जाम्पल लिखने हैं। अगर ये डिफिनेशन ऊपर वाली हो गई हो तो मैं उसको मिटा दूँ, वहाँ पर एग्जाम्पल लिख लो। एग्जाम्पल सारे लिखने और याद करने पड़ेंगे। मतलब मोस्टली क्या जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है वो है फर्स्ट ऑर्डर, लेकिन सारे डिकम्पोजिशन फर्स्ट ऑर्डर नहीं होते। अभी सेकेंड ऑर्डर में भी आपको डिकम्पोजिशन रिएक्शन मिलेगा, तो थोड़ा सा रिएक्शन याद करना पड़ेगा। डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ सेकेंड ऑर्डर या फर्स्ट ऑर्डर या थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, अगला एग्जाम्पल लिखो, ये भी एक डिकम्पोजिशन है। 2Cl2O7, ये टूटेगा 2Cl2 में प्लस
7O2 में। रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी? रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल्स टू K Cl2O7। पावर कितनी Cl2O7 की? कितनी? 1, क्योंकि ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। ये न्यूमेरिकल से इससे मतलब नहीं है, ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो पावर 1। एक और रिएक्शन आपने देखा था H2O2 का डिकम्पोजिशन। 2H2O2 डिकम्पोज होगा, बनाएगा 2H2O प्लस O2। रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा? रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल्स टू K कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2O2। ठीक है, K कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2O2। एक और 2N2O, ये डिकम्पोज होगा 2N2 प्लस O2। रेट ऑफ रिएक्शन K N2O की पावर 1। ठीक है, इसके अलावा और रेडियो एक्टिव डिकम्पोजिशन रिएक्शन, रेडियो एक्टिव डिकम्पोजिशन रिएक्शंस, रेडियो एक्टिव डिकम्पोजिशन रिएक्शंस, वो भी एग्जाम्पल किसके हैं? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के। ओके, अगर मैं आपसे पूछूं कि रेडियो एक्टिव किसी एलिमेंट या कंपाउंड का डिकम्पोजिशन हो रहा है, किसी भी एलिमेंट का रेडियो एक्टिव का डिकम्पोजिशन हो रहा है, तो कौन सा एक ऐसा कंपाउंड या एलिमेंट है जो हमेशा बनेगा ही? आप मेरी बात समझ पा रहे हो? अगर मैं पूछूं कि कोई भी रेडियो एक्टिव कंपाउंड है, ठीक है, फ्रांशियम ही ले लेते हैं, उसका डिकम्पोजिशन होगा तो एक जो कंपाउंड, दो कंपाउंड बनेंगे, डिकम्पोजिशन मतलब टूटना ना, तो कम से कम तो दो पोर्शन में टूटेगा, तो एक कंफर्म पोर्शन क्या होगा? क्या? O2 नहीं, डिकम्पोजिशन मतलब समझो पहले रेडियो एक्टिव वाला। अगर आपको बात करें किसी भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट की, तो रेडियो एक्टिव एलिमेंट कैसे बनाया जाता है? किसी भी प्रेजेंट एलिमेंट पर हीलियम की जो रेज होती है वो डाल के, मतलब हम उसको अल्फा रेज बोलते हैं। किसी भी एलिमेंट पर अल्फा रेज डाल के उसका रेडियो एक्टिव बनाया जाता है। ठीक है, तो अगर रेडियो एक्टिव डिकम्पोजिशन होगा तो अल्फा रेज ही तो बाहर निकलेंगे, मतलब 2He4 ये कंप्लीटली हमेशा निकलेगा जब भी किसी भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट का डिकम्पोजिशन होगा। बात क्लियर है? तो जब भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट का डिकम्पोजिशन होता है, हीलियम का न्यूक्लियस हमेशा एज अ प्रोडक्ट रहता है, दूसरा भी एक रहेगा लेकिन हीलियम का न्यूक्लियस हमेशा रहेगा। ठीक है, और हीलियम के न्यूक्लियस को और हम क्या बोलते हैं? अल्फा पार्टिकल्स बोलते हैं। जो रदरफोर्ड वाला एक्सपेरिमेंट था ना, वो भी इसी अल्फा पार्टिकल से हुआ था। ठीक है, जो गोल्ड फॉइल पर अल्फा पार्टिकल वो यही था। ठीक है, तो जब भी हमको कोई रेडियो एक्टिव एलिमेंट बनाना होता है तो हम क्या करते हैं? उसका एक बेस एलिमेंट लेते हैं। बेस एलिमेंट मतलब एक एटम जिसके पास एक न्यूक्लियस होगा, न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होंगे, ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अब उस पर हीलियम रेज डालेंगे। हीलियम रेज डालने पर दो इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में बढ़ेंगे, एक हीलियम रेज डालेंगे, दो प्रोटॉन न्यूक्लियस में बढ़ेंगे और दो न्यूट्रॉन्स भी न्यूक्लियस में बढ़ेंगे। तो जैसे जैसे हम हीलियम रेज डालते रहते हैं, कंपाउंड्स क्या होता रहता है? बड़ा होता रहता है और एक बड़ा स्टेबल कंपाउंड बन जाता है। ठीक है, आपको पता होगा कि 7 पीरियड जो पीरियोडिक टेबल में होता है उसके मोस्ट ऑफ एलिमेंट्स रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं और उनका डिकम्पोजिशन हो रहा है तो हीलियम निकलेगा, क्योंकि वो हीलियम से ही बना है इसीलिए। ठीक है, हीलियम ही डाल डाल के उसको बनाया है, तो जब डिकम्पोज होगा तो हीलियम कंपलसरी निकलेगा। ओके, ये आपका क्या हो गया? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, अब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का हमको क्या निकालना है? कैलकुलेशन ऑफ रेट कांस्टेंट के। तो फॉर्मूला लिखो, लिखो फॉर्मूला, कैलकुलेशन फॉर रेट कांस्टेंट के। कैलकुलेशन फॉर रेट कांस्टेंट के। कैलकुलेशन फॉर रेट कांस्टेंट के। ओके,
डायरेक्टली फॉर्मूला लिखेंगे k इक्वल्स टू 2.303 अपॉन टी, 2.303 अपॉन टी लॉग 2.303 अपॉन टी लॉग। अब मुझे बताओ मैं कैसे a इनिशियल और at के फॉर्म में बताऊं तो चलेगा कि a और x के फॉर्म में बताऊं? ये रिएक्शन है, ठीक है। t टाइम है, शुरुआत में t इक्वल्स टू 0, इसका पूरा कॉन्सेंट्रेशन a और इसका कॉन्सेंट्रेशन 0। t इक्वल्स टू t टाइम में ये कितना कन्वर्ट हो गया x, ये कितना बचा a माइनस x। a जो है ये क्या है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ai और a माइनस x क्या है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ a एट द टाइम t। तो दोनों के फॉर्म में लिख देती हूँ, ठीक है, जैसा हमने फर्स्ट में किया था उसी है। तो लॉग इसको हम लिखेंगे ai मतलब इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन अपॉन at मतलब t टाइम पे कॉन्सेंट्रेशन। या फिर आप इसको और क्या लिख सकते हो, k इक्वल्स टू 2.303 अपॉन t लॉग a क्या है, ai है सिर्फ a और ये है a माइनस x। ये जो भी फॉर्मूला आपको रखना है अपने हिसाब से इसको रख सकते हो, ठीक है। ये क्या है, कैलकुलेशन ऑफ रेट कांस्टेंट, कैलकुलेशन ऑफ रेट कांस्टेंट के, कैलकुलेशन ऑफ रेट कांस्टेंट के। ठीक है, और एक और फॉर्मूला लिखना है, हाफ लाइफ पीरियड, मतलब अगर कैलकुलेशन आए टी हाफ तो ओके। मैं आपको बता देती हूँ कैसे आया है, एक बार बोर्ड को ध्यान से देखेंगे, मैं आपको सिर्फ ओवरव्यू दे देती हूँ कैसे आया, ठीक है। तो जब टी हाफ होता है मतलब ये टाइम जो है ये टी आधा हो जाता है, तो ये कॉन्सेंट्रेशन कितनी हो जाती है, ये जो होती है ए इनिशियल अपॉन 2, ठीक है, और यहाँ पर भी बचता है ए इनिशियल अपॉन 2, ये जैसा कल किया था, ठीक है। अब यहाँ पर जहाँ पर 80 है उसको हम क्या लिखेंगे, ए इनिशियल अपॉन 2, ठीक है, ए इनिशियल अपॉन 2 लिखेंगे, 2 ऊपर जाएगा, ए इनिशियल कट गया, ठीक है। 2 जब लॉग से बाहर आएगा तो यहाँ पर डिवाइड में आ जाएगा 2 की पावर -1, उसको प्लस में करेंगे तो डिवाइड में आएगा, और 2.303 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या वैल्यू आएगी 0.693 अपॉन के, ये हाफ टाइम के लिए 0 पॉइंट। तो आपको डेरिवेशन से कुछ नहीं करना, डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन होता है, फॉर्मूले से आपको वैल्यू निकल जाएगी। अगर आपसे पूछ रहा है कि टी हाफ बताओ, हाफ लाइफ पीरियड बताओ, तो डायरेक्टली फॉर्मूला, ठीक है, रेट कांस्टेंट दिया होगा, और दूसरा अगर आपको रेट कांस्टेंट पूछ रहा है तो ये फॉर्मूला, ठीक है, डायरेक्टली फॉर्मूला लिख लो। ओके, और फर्स्ट ऑर्डर में एक टर्म भी लिख लो कि ये सबसे इम्पॉर्टेंट है ऑर्डर्स ऑफ रिएक्शन में। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा कैलकुलेशन इसी पे आता है। लेकिन मैं पहले आपको सेकंड और थर्ड बताऊंगी, उसके बाद फर्स्ट ऑर्डर का कैलकुलेशन बताऊंगी, ठीक है, एक साथ सब होने के बाद। एक चीज़ और बची रह गई, क्या, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट के, यहाँ से यूनिट बनाते हैं, ठीक है। AI की यूनिट क्या होती है, मोल पर लीटर, कॉन्सेंट्रेशन है, इसकी यूनिट क्या होती है, मोल पर लीटर, मोल पर लीटर, मोल पर लीटर 0, ठीक है। बचा क्या, 2.303 की यूनिट क्या होगी, कुछ नहीं, यहाँ पर क्या है T की यूनिट सेकेंड, तो ये क्या हो जाएगा K की यूनिट सेकेंड इनवर्स, ठीक है, समझा ना क्लियरली।
कॉन्सेंट्रेशन हट गए यहाँ से, यहाँ पर सिर्फ T बचा है, तो K जो है T के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो T की यूनिट सेकेंड तो K की यूनिट सेकेंड इनवर्स। तो फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन यूनिट ऑफ K इक्वल्स टू सेकेंड इनवर्स। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए K की यूनिट सेकेंड इनवर्स होती है, और आप लोगों ने यूनिट निकालते हुए निकाली भी थी। कुछ कंफ्यूजन है क्या? सेकेंड, थर्ड और फ्रैक्शनल उसको कर लेते हैं, उसके बाद फिर फर्स्ट ऑर्डर का कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है, हो गया ये? अगली हेडिंग डालो, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, ये वाला पोर्शन हो गया, नोट कर रहे हो गया ना? ठीक है, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। डिफिनेशन लिखनी है क्या सेकेंड ऑर्डर रिएक्शंस की? नहीं ना, ऐसा कोई भी रिएक्शन जहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन कितना डिपेंड कर रहा हो रिएक्टेंट की पावर 2 पर, उसको हम क्या बोलेंगे? सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। अगर ये रिएक्शन है तो A और B की पावर कितनी कितनी होगी? 1 1, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना हो जाएगा? सेकेंड हो जाएगा। और अगर ये रिएक्शन है तो इसकी पावर कितनी हो जाएगी? 2। ठीक है, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा? सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। आपको बस इसके एग्जाम्पल लिखने और उसको याद करने। पहला एग्जाम्पल लिखो, अभी वाला एग्जाम्पल बता रही है ना, लिखो, स्टार बना के लिखो। पहला एग्जाम्पल स्टार बना के लिखो। हाइड्रोलिसिस ऑफ ethyl acetate, hydrolysis of ethyl acetate in basic medium, हाइड्रोलिसिस ऑफ एथिल एसीटेट इन बेसिक मीडियम। एसिडिक मीडियम में होता है तो वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होता है, और वही रिएक्शन अगर बेसिक मीडियम में होता है तो वो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन होता है। एसिडिक मीडियम मतलब प्रेजेंस ऑफ एसिड, बेसिक मीडियम मतलब प्रेजेंस ऑफ बेस। ठीक है, तो एथिल एसीटेट का फॉर्मूला CH3COOC2H5, ठीक है, प्लस अभी बहुत टाइम बचा है NaOH, ठीक है, CH3COOC2H5 प्लस NaOH। प्रोडक्ट क्या बनेगा? एथिल एसीटेट बनेगा, सॉरी सोडियम एसीटेट बनेगा, और क्या बनेगा? एथिल अल्कोहल। सोडियम एसीटेट और एथिल अल्कोहल का फॉर्मेशन होगा। रेट ऑफ रिएक्शन अब क्या हो जाएगी? रेट ऑफ रिएक्शन के कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CH3COOC2H5। मेरे साथ कंटिन्यू कौन बोले जा रहा है? CH3COOC2H5 और NaOH। रिएक्शन में डिफरेंस समझा कि नहीं? यहाँ पर H2O तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, यहाँ पर NaOH तो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। सेम रिएक्शन है, बस H2O और NaOH का डिफरेंस है। ये पहला एग्जाम्पल हो गया। दूसरा एग्जाम्पल लिखो।
दूसरा एग्जाम्पल। अच्छा, आप लोगों को याद है हाइड्रोजन आयोडाइड जब प्लेटिनम सरफेस पे कराया था या मेटल सरफेस पे कराया था तो कैसा रिएक्शन था? जीरो ऑर्डर रिएक्शन। मेटल सरफेस हटा दे तो वो कौन सा रिएक्शन हो जाता है? सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। तो ये भी लिख लो दूसरा एग्जाम्पल, H2 प्लस I2 2HI। अगर यहाँ पर कोई कैटालिस्ट है सनलाइट है, कोई मेटल है, तो ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, दोनों की कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करेगा। लेकिन अगर कुछ भी नहीं है, कोई भी कैटालिस्ट नहीं है, तो ये कैसी रिएक्शन हो जाएगी? सेकेंड ऑर्डर। कैटालिस्ट है तो जीरो ऑर्डर, ठीक है। वो कैटालिस्ट कोई भी मेटल हो सकता है या फिर उसके अलावा सनलाइट हो सकती है। सनलाइट और मेटल दोनों के पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। सन की एनर्जी क्या है? बंडल्स ऑफ फोटॉन्स, और फोटॉन्स क्या आते हैं? एनर्जी ऑब्जॉर्प्शन और एक्सक्रीशन करते हैं, ठीक है। तो अगर सनलाइट है या कोई भी कैटालिस्ट है तो ये रिएक्शन कैसी है? जीरो ऑर्डर। अगर दोनों ही नहीं है तो ये रिएक्शन कैसी है? सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। बात क्लियर है? तो आपको जब भी ये रिएक्शन एग्जाम्पल में आएगा तो आप कैटालिस्ट देख के ही बताना कि ये जीरो ऑर्डर है या सेकेंड ऑर्डर। ओके। रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा? K कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ I2, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HI। अगला डिकम्पोजिशन ऑफ HI भी यही रिएक्शन है, H2 प्लस I2। इसका रेट ऑफ रिएक्शन हो जाएगा K HI का स्क्वायर। डिकम्पोजिशन ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 बनाएगा 2NO प्लस O2, 2NO प्लस O2। रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल्स टू K NO2 की कॉन्सेंट्रेशन 2, NO2 की कॉन्सेंट्रेशन 2। अगला रिएक्शन 2NO2 प्लस F2 बनाएगा 2NO2F। रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल्स टू K NO2 और F2। एग्जाम्पल याद करने पड़ेंगे, मैं बार बार कह रही हूँ आपको एग्जाम्पल याद करने पड़ेंगे, ठीक है। अगला है NO प्लस O3, ये बनाएगा NO2। O3 क्या होता है? ओजोन होता है ना। कैसे बॉन्डिंग? दो ऑक्सीजन जो होते हैं एक दूसरे से दो कोवेलेंट बॉन्ड की तरह, जैसे O2 मॉलिक्यूल्स बनता है वैसे बनते। तीसरा ऑक्सीजन आता है, दोनों ऑक्सीजन के पास दो दो लोन पेयर अनयूज्ड होते हैं, तो कोई भी एक जो है अपना लोन पेयर उसको डोनेट कर देता है। दो कोवेलेंट बॉन्ड, एक कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, और वो एक कोऑर्डिनेशन बॉन्ड आसानी से टूट जाता है, ठीक है। NO2 प्लस O2। रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल्स टू K कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NO and concentration of O3, concentration of NO and concentration of O3। एक और लास्ट 7। 2Cl2O3, 2Cl2O, सॉरी O3 नहीं, 2Cl2 बनेगा प्लस O2 बनेगा। रेट ऑफ रिएक्शन K Cl2O की पावर 2। हो गया? एक मिनट इसको देख लो, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। ओके, यहाँ पर क्या है? रेट ऑफ रिएक्शन और K बराबर क्या हो जाएगा? A की पावर 2, ठीक है। तो K बराबर क्या हो जाएगा? K बराबर रेट ऑफ रिएक्शन और A की पावर 2, ठीक है। रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट क्या होती है? मोल पर लीटर टाइम इनवर्स, ठीक है। तो मैं इसको लिख देती हूँ M
एस, ओके। और इसकी यूनिट क्या होती है, एम स्क्वायर, ठीक है। एक एम से एक एम कट गया, ये एम ऊपर जाएगा, ठीक है। तो ये क्या बचेगा, मीटर पर सेकेंड, सॉरी मोल पर लीटर सेकेंड या मोलैरिटी पर सेकेंड। रेट, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट क्या हो जाएगा, मोलैरिटी पर सेकेंड, ठीक है। कुछ कंफ्यूजन है, मोलैरिटी पर सेकेंड। एक जल्दी से एग्जाम्पल नोट करो। नाइन, 2 - 1, 1 - 2, 2 - 1, 1 - 1, 9, n - 1 - 1 -1। यूनिट फिर से देख लो एक बार, ये वाला एग्जाम्पल मैं मिटा रही हूँ, हाँ। ओके, K बराबर क्या होगा, K बराबर होगा रेट ऑफ रिएक्शन अपॉन A का स्क्वायर। रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट क्या होगी, मोलैरिटी पर सेकेंड, और अपॉन मोलैरिटी का स्क्वायर, अपॉन 1 हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो मोलैरिटी पर सेकेंड मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन मोलैरिटी स्क्वायर। एक एक कट गया, अब ये दोनों ऊपर जाएगा तो मोलैरिटी की पावर -1, सेकेंड की पावर -1, ये यूनिट आएगा। मोलैरिटी की पावर -1, सेकेंड की पावर -1, ठीक है। या फिर आप इसको क्या लिख सकते हैं, मोल की पावर -1, लीटर की पावर 1 और सेकेंड की पावर -1। हो गया। एग्जाम्पल्स जल्दी करो। थर्ड ऑर्डर लिख लेते हैं रिएक्शंस, उसके बाद इंटीग्रेटेड फॉर्मूला और कुछ फ्रैक्शनल ऑर्डर। क्योंकि ज़्यादा कुछ बताना नहीं है इसमें ना, एग्जाम्पल ही करने, और एग्जाम्पल याद तो आप लोगों को करने होंगे, तो आज ख़त्म ही कर लेते थर्ड ऑर्डर, ठीक है। फिर क्वेश्चंस लगाएंगे। फर्स्ट ऑर्डर के ज़्यादा क्वेश्चन लगाने हैं और कुछ इंटीग्रेटेड फॉर्मूलेस के। कंटिन्यू बोले जाओ, बोले जाओ, बोले जाओ। हाँ, शायरी सुनाओगे? थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा रही हूँ मैं, क्या ही फर्क पड़ता है, कुछ भी नाम रख दो चैप्टर का, अपना ही नाम रख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, अपना ही नाम रख दो। ये चैप्टर का रिवीजन हो जाएगा तो आप लोगों का फुल सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव टेस्ट होगा, आप लोगों को पता है ना, कंप्लीट सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों होगा। हो गया? क्या हुआ? चलो हेडिंग डालो, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। थर्ड ऑर्डर रिएक्शन, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। थर्ड थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। ओके, रिएक्शन बनाएंगे A
कंप्लीट बनाएगा प्रोडक्ट रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल्स टू के ए की पावर कितना, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन के लिए ए की पावर 3। हाँ बस इसके एग्जाम्पल नोट करके जा रहे हैं, ठीक है। हाँ ठीक, ए की पावर कितना, थर्ड, ठीक है। तो थर्ड ऑर्डर रिएक्शन जहाँ पर पावर का अलजेब्रिक सम कितना हो, 3 हो, कैसे भी आए चलेगा, 1 + 1 हो या 2 + 1 हो या 1/2 + 1/2 6 टाइम हो, जैसे भी हो, टोटल कितना आना चाहिए, 3 आना चाहिए। तो वो कैसा रिएक्शन होता है, थर्ड ऑर्डर रिएक्शंस। एग्जाम्पल नोट करो। पहला एग्जाम्पल है 2NO2, जल्दी जल्दी एग्जाम्पल नोट करो। 2NO2O2, 2NO2O2 2NO + O2 वो बनाएगा 2NO2। रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल्स टू के NO2 की NO की पावर 2 O2 की पावर 1, टोटल कितना हो गया, 3 हो गया, ठीक है। दूसरा है 2NO + Cl 2, ये बनाएगा 2NOCl। रेट ऑफ रिएक्शन हो जाएगी के NO की पावर 2 Cl 2। NO + H2 बनाएगा N2O + H2O। रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल्स टू के NO की पावर 2 और H2। FeCl3 + SnCl4, 2FeCl2 + SnCl4। ये किस में रिएक्शन था, रेडॉक्स रिएक्शंस। रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल्स टू के FeCl3 की कॉन्सेंट्रेशन की पावर 2 और SnCl4। यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, यूनिट ऑफ के इक्वल्स टू रेट ऑफ रिएक्शन अपॉन ए की पावर 3, मोलैरिटी पर सेकेंड अपॉन मोलैरिटी की पावर 3, मोलैरिटी पर सेकेंड मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन मोलैरिटी की पावर 3। 2 बचेगा, के की यूनिट हो जाएगी मोलैरिटी की पावर 2 -2, सेकेंड की पावर -1। इस या फिर हम क्या लिख सकते हैं, लीटर की पावर 2, मोल की पावर -2, सेकेंड की पावर -1। ये हो गया यूनिट। इसका इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन निकालना मैं कल बताऊंगी आप लोगों को, ठीक है। कुछ और रिएक्शंस के एग्जांपल लिखने लिख दूँ, ये भी जाओगे, आज जल्दी नोट करो, जाओ। ये वाला हो गया। कुछ और एग्जांपल आपको याद करना है फ्रैक्शनल ऑर्डर के, तो वो वाले एग्जांपल्स मैं नोट कर दे रही हूँ, लिख लो, ठीक है। और तुम लोग किसी की नोटबुक से लिख लेना, ओके। चलो आगे, एग्जांपल ऑफ फ्रैक्शनल ऑर्डर रिएक्शन। क्या हो गया, इसको मैं इरेज करूँ, छोटी सी हेडिंग डालो, एग्जांपल ऑफ फ्रैक्शनल ऑर्डर रिएक्शन। एग्जाम्पल ऑफ फ्रैक्शनल ऑर्डर रिएक्शन। एग्जाम्पल ऑफ फ्रैक्शनल ऑर्डर रिएक्शन।
एग्जाम्पल ऑफ फ्रैक्शनल ऑर्डर रिएक्शन। पहला रिएक्शन है H2 प्लस Br2 बनाएगा 2HBr, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज 1.5। दूसरा है CO प्लस Cl2 बनाएगा COCl2, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज 2.5। तीसरा है COCl2 बनाएगा CO प्लस Cl2, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज 1.5। CH3CHO बनाएगा CH4 प्लस CO, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1.5। इसका नाम बताओ CHCl3 का, CHCl3 का नाम बताओ। क्या होता है? ये कुछ फ्रैक्शनल ऑर्डर है जिनके ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फ्रैक्शन में 1.5, 2.5, 1.5, 1.5 एंड 1.5। सारे एग्जांपल्स आपको याद करने, ठीक है। जनरल बेसिस पर जिस पर भी कोई कैटालिस्ट यूज हो रहा है वो जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। जहाँ पर डिकम्पोजिशन होते हैं मोस्ट ऑफ वो कैसे होते हैं, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होते हैं। लेकिन सारे डिकम्पोजिशन फर्स्ट हो ये ज़रूरी नहीं है, आपको थोड़ा सा याद करना पड़ेगा, ठीक है। और जितने रिएक्शन दो एग्जाम्पल है जीरो और फर्स्ट के, उसको थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। अभी आप लोगों को इसमें बचा हुआ है कैलकुलेशन करना है हमको सेकेंड रेट के लिए, थर्ड रेट के लिए और फ्रैक्शन के लिए। और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में बहुत क्वेश्चंस आते हैं और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, तो उसके क्वेश्चंस तो लॉग की प्रैक्टिस करके रखना, फिर कल उसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। हाँ सर, ऐसे लगा जंगल में बैठा के रखा था, इतने खुश हो रहे हो। इसको नोट कर लो पहले।